नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावत। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। तो आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उन्हें हम मुख्यतः इन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम राजनीतिक परिस्थितियां, दूसरी हमारे सांस्कृतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, हमारे साहित्यिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां। तो जो हमारे आदिकालीन साहित्य है उसका निर्माण इन सारी परिस्थितियों ने किया, क्योंकि कोई भी साहित्य युग सापेक्ष होता है। तो अब प्रथम हम देखते हैं आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल का जो प्रारंभ है वो 8वीं सदी से माना जाता है और इसका अंत 14वीं सदी तक में के जो प्रारंभ है वहाँ तक है। तो 8वीं से लेकर 14वीं सदी तक का एक लंबा समय इसमें इस काल में आ जाता है। तो इसके जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं वो भी इसके अनुसार बदलती रही हैं। तो आदिकाल राजनीतिक रूप से संक्रमण का समय रहा। इस समय जो भारतीय राजनीति है उसने उत्थान और पतन का काल देखा है। तो आदिकाल के प्रारंभ में हम देखते हैं कि जो हिंदू राजवंश हैं उनका एक तरीके से पतन प्रारंभ हो गया था। त्रिकोणीय संघर्ष में हिंदू राजवंशों के मध्य में हमने देखा फिर कोई भी एक ऐसी दृढ़ राजनीतिक स्थायी शक्ति नहीं रह सकी जो पूरे भारतवर्ष को बांध सके, क्योंकि अंत में जो भारत में शक्तिशाली अंतिम हिंदू शासक के रूप में हम देखते हैं, हर्ष को देखते हैं, तो इसमें निरंतर राजवंशों के उत्थान और पतन का काल रहा है। विदेशी आक्रांताओं के भी इस समय भारत पर आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे, चाहे वो हम देखते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण हो, सोमनाथ पर आक्रमण हो, या जो इनमें आक्रमण गजनवी के आक्रमण यद्यपि राज्य सत्ता स्थापना के लिए नहीं थे, लेकिन इन आक्रमणों ने भारत को काफ़ी रूप से प्रभावित किया। तदंतर हम गौरी के आक्रमणों को देखते हैं, भारत में इस्लाम की स्थापना देखते हैं और इन इस्लाम के भी विभिन्न राजवंश देखते हैं, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी हो, फिर चाहे तुगलक वंश हो, ये हो। लेकिन इनमें जैसे हमने देखा विभिन्न अलग अलग प्रकार के राजवंश रहे, तो इस मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति काफ़ी उथल पुथल भरी रही और जो इसके कारण कोई एक स्थायी राजवंश या एक ऐसी स्थायी शक्ति नहीं आ पाई जो भारत में स्थायी रूप से राज कर सके। उसके बाद में हम आते हैं भारत की सामाजिक परिस्थितियों में। निरंतर होते आक्रमणों के कारण भारत की सामाजिक परिस्थितियों में भी गिरावट आई। स्त्रियों और बच्चों की समय स्थिति अच्छी नहीं रही। स्त्रियों के प्रति समाज में जो हमारा पूर्व का जो दृष्टिकोण था सम्मानजनक, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई। बाल विवाहों में वृद्धि हो गई और अन्य प्रकार से भी निरंतर होने वाले युद्धों के कारण स्त्रियों की स्थिति में बहुत अधिक दयनीय होती गई। इसके बारे में जैसे विसल देवरासों में भी लिखा हुआ है, अस्त्रीय जन्म का दीदो ये महेश, अवर जन्म का थारो ये नरेश, रानी ने सिरजई अम्बा नवी चंपा रीडाल। उसके बाद में जो सामाजिक परिस्थितियों हैं उसके बाद में हम आते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों में। तो सांस्कृतिक परिस्थितियों में अलग अलग राजवंशों के समय का, क्योंकि ये काल था, तो सांस्कृतिक में परिस्थिति में भी विविधता देखने को मिली। भारतीय संस्कृति में यद्यपि इस समय बहुत से कला के क्षेत्र में हम देखें तो बहुत सुंदर निर्माण किए गए। खजुराहो के मंदिर हैं और कई आबू का जैसे मंदिर है, जैन मंदिर वगैरह, वो इस समय के ही निर्माण के हैं। तो अन्य भी बहुत सुंदर रचनाएं इस समय करी गई। इस्लाम की शैली भी भारत में आने लग गई थी। तो इस्लाम के जो हम देखते हैं कि इस्लाम क्योंकि पूर्व में कला विरोधी था, तो सामान्य साधारण उसमें कोई बहुत अधिक कलाकारी नहीं है, लेकिन उनकी जो एक अलग शैली थी वो भी भारतवर्ष में आने लग गई। और हम देखते हैं संगीत के क्षेत्र में अलगोजा जैसे अलग अलग वाद्य यंत्र थे वो भारत में प्रयुक्त होने लग गए और चित्रकला के क्षेत्र में भी अलग अलग शैलियाँ समय आई। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बाद में हम आते हैं धार्मिक परिस्थितियों में। तो धार्मिक परिस्थितियों में भी ये काल में अलग अलग एक सम्मिश्रण का काल चला। तो जैसे बौद्ध धर्म के जो दो शाखाएं हुई, वज्रयान और सहजयान। तो वज्रयान से ही सिद्ध बनी, यानी तांत्रिक वज्रयानी साधक जो तांत्रिक अभिचारों के द्वारा सिद्धि की कामना रखते थे, सिद्ध कहलाए। इन सिद्धों में जो विकृतियां आ गई थी उनके विरुद्ध स्वरूप हमने देखा नाथों का उद्भव हुआ। इसी प्रकार से जैन धर्म भी चल रहा था, पर जैन धर्म में भी थोड़ी बहुत कुछ विकृतियाँ इस समय आने लग गई थी। जैन के साथ साथ हिंदू धर्म में शैव, शाक्त, अलग अलग प्रकार के धर्म चल रहे थे। तो धार्मिक रूप से भी यहाँ कोई एकता इस काल में देखने को नहीं मिली। धार्मिक के बाद में हम आते हैं परिस्थितियों में सामाजिक। धार्मिक के बाद में आर्थिक परिस्थितियाँ देखते हैं। तो निरंतर युद्धों के कारण इस समय की आर्थिक परिस्थिति भी काफ़ी गिरने लग गई थी। यद्यपि कई जगह आर्थिक रूप से सुदृढ़ता भी आई, लेकिन निरंतर युद्ध होने के कारण आर्थिक स्थिति भारतवर्ष की खराब होने लग गई थी। अब हम आते हैं साहित्यिक परिस्थितियों में। तो ये काल अपने आप में साहित्यिक परिस्थितियों में अलग तरह का काल था, क्योंकि इसमें 3
अलग साहित्य की धाराएं हैं कि संस्कृत साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, हिंदी साहित्य है। तो संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं कि इसमें राजा भोज को संस्कृत का महान विद्वान भी माना जाता है। उनकी मृत्यु पे ये भी कहा गया था कि धारा नगरी, जो धारा नगरी के यहाँ जहाँ के राजा थे, अत्य धरा निरालंबा, कि आज तो धारा में कोई निरालंबा हो गई है, क्योंकि सरस्वती के सबसे बड़े उपासक माने जाते थे। तो राजा भोज हैं, मम्मट हैं, और जैसे कल्हण हैं, जैसे विद्वान संस्कृत के इस युग में हुए। उसके अलावा अपभ्रंश में भी श्रेष्ठ साहित्य इस युग में रखा गया। स्वयंभू है, पुष्यदंत है, जैसे अपभ्रंश के श्रेष्ठ रचनाकार इस युग में थे। और हिंदी में भी पुरानी हिंदी मतलब पुरानी हिंदी, आदिकालीन हिंदी अपने विकास की ओर जा रही थी। जैन वीर गाथा काल हो, जैन रचनाएं हों, फागु साहित्य हो, नाथों की जो है, या नाथों में हमने देखा, नाथों के साहित्य के रूप में हमने खड़ी बोली देखी। अन्य जो वीर गाथा है उनमें डिंगल पिंगल का मिश्रण है। नाथों के साहित्य में खड़ी बोली खड़ी बोली, अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनमें खड़ी बोली का हमें प्रभाव देखा। तो यहाँ क्या है, संस्कृत साहित्य अपने आप में स्थिर हो चुका था, और उसके स्थान पर अब अपभ्रंश और जो पुरानी हिंदी का साहित्य उसने लेने लग गया। इस प्रकार आदिकाल की परिस्थितियाँ परिवर्तनशील रही। एक बड़े युग को इसने अपने आप में समाहित किया, और ये अपने आप में एक विलक्षण तरह की युग था, और इसी प्रकार की इसकी परिस्थितियाँ थी। धन्यवाद।